आदिवासियों को साधने सियासी दलों का फोकस। कांग्रेस भाजपा का अपना अपना दांव। ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के साथ सीएम की बैठक। आदिवासियों को साधने कांग्रेस बना रही प्लान। प्रदेश की सियासत में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रभाव का रंग गहराने लगा है। मोदी से लेकर शाह तक और प्रदेश के मुखिया शिवराज का फोकस आदिवासी वर्ग के कल्याण की योजनाएं बनाने पर दिखाई पड़ रहा है। वजह है साल 2023 का विधानसभा चुनाव, जिसे जीतकर भाजपा सत्ता बरकरार रखना चाहती है और उसके लिए जरूरी है एसटी का साथ। लेकिन क्या है प्रदेश में आदिवासी वोटर्स का गणित, एक नजर उस पर। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद आदिवासी बहुल सीटों की संख्या 41 थी। 2003 के चुनाव में भाजपा ने 41 सीटों में से 37 पर जीत दर्ज की। 2008 में भी भाजपा ने परिसीमन के बाद 47 सीटों में से 31 पर जीत दर्ज की। 2013 में भाजपा 47 सीटों में से 31 जीतने में सफल रही। 2018 में आदिवासी बहुल 47 सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 16 आई। एक उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद यह आंकड़ा 17 हो गया। 2018 में आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ। बीजेपी अपने इस छिटके वोट बैंक को वापस पाना चाहती है और 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आदिवासी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना। विकास के मुद्दे पर भाजपा कमजोर ना पड़े, इसके लिए गरीब कल्याण की योजनाओं को आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस करते हुए गढ़ा जा रहा है। आज और कल की बात नहीं है। सर्वांगीण सोच लेकर हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह जी चलते हैं और वो सदैव सभी के साथ बैठते रहते हैं। उसी क्रम में विधायकों के साथ बैठ रहे हैं। इसको किसी वर्ग विशेष से क्यों जोड़ते हो? हमारी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात। कांग्रेस ने हर समय आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में उपयोग किया और उसी रूप में उसको देखा। हम आदिवासियों के कल्याण में लगे हैं, हम सर्वहारा वर्ग के कल्याण में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हों, आदिवासी हों या सामान्य वर्ग के लोग हों, सभी के कल्याण और सभी के उत्थान में हमारी सरकार लगी है। गौर हो कि आदिवासियों को साधने का शिवराज सरकार प्रयास कर रही है। आदिवासियों के विकास को लेकर रोड मैप बनेगा तो वहीं कांग्रेस की अपनी तैयारी है। कांग्रेस में जहां बैठकों में रणनीति का दौर है, तो वहीं कांग्रेस विधायक और आदिवासियों के एक बड़े चेहरे हीरालाल अलावा ने अपनी शादी के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। अलावा ने अपनी शादी का न्योता प्रियंका गांधी को दिया है। गौर हो कि जयस का प्रभाव मालवा, निमाड़ से लेकर मध्य प्रदेश के आदिवासी हिस्सों में है, यानी कांग्रेस 23 के रण के लिए हर दांव को आजमाएगी। 17 साल से तो आदिवासियों के साथ अन्याय करती आ रही है। आदिवासियों के साथ जिस तरह का व्यवहार उनका है सबके सामने है। केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो उनको वन अधिकार क्षेत्र पट्टे देने के लिए कानून बना था। क्या किया उन्होंने? उनके पैतृक, उनके व्यवसायिक जाति के जो व्यवसाय होते थे वो बंद कर दिए गए। कि उनके साथ जिस तरह का अन्याय अत्याचार उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मैंने मालूम है कि आदिवासियों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर है। इसी चुनाव के देखते हुए अब आदिवासियों को आकर्षित करने के झूठे प्रयास कर रहे हैं। सफलता प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उन्हें मालूम है सबको भारतीय जनता पार्टी के मन में राम बागल में छोरी बाबा तेरी नीयत बुरी वाली स्थिति है। कांग्रेस और भाजपा के पास जहां जीत को लेकर जज्बा है, तो वहीं चुनौतियां भी कम नहीं है। भाजपा के पास आदिवासी चेहरों की कमी है, तो साथ ही प्रदेश में अपना वोट शेयर 50% के पार ले जाने का भी टारगेट, जो आदिवासी समुदायों को जोड़े बिना संभव नहीं। वहीं कांग्रेस भी चेहरे की चुनौती तो संगठन नेतृत्व को लेकर उठते सवालों के साथ लड़ाई के मैदान में जाने को तैयार है। देखना होगा कि इस सब के बावजूद जनता को लुभा पाने में कौन कितना कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार।
नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो बात करेंगे आदिवासियों की, जिसे लेकर सियासी दल लगातार बैठकें कर रहे हैं, मंथन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि चुनावों की तैयारियों का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। लेकिन इस तैयारी में कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आखिर आदिवासियों का असल हितैषी कौन है। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पंच पर। क्या होगा आगामी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का नो रिस्क प्लान? क्या ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी के गठन से बदलेंगे हालात? खोया जनाधार पाने क्या होगा कांग्रेस का एजेंडा? ट्राइबल फेस की चुनौती से कैसे निपटेंगे सियासी दल? लगातार चुनाव में उतरने को लेकर सियासी दल कमर कस के तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक चुनौती और है कि कौन सा वो चेहरा होगा जिसके साथ कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में उतरेंगे। लेकिन उसके पहले जो सियासत गरमा रही है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस होने की क्या यही वजह है कि 2018 में जिस तरीके से जनाधार घटा था, उसे अब वो दोबारा वैसे हालातों में पहुंचने नहीं देना चाहती है? लेकिन खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस क्या कसरत कर रही है, इसे भी समझेंगे। मेहमानों से सीधे जुड़ते हैं। संदीप जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सनवर साहब हमारे साथ हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहेंगे सनवर साहब आपसे। बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया, जैसा कि पिछली बार मैंने आपसे बात की थी और पूछा था कि शाह आए हैं, क्या सबक देके जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे और उसके बाद क्या सिलेबस में होगा नया। तो क्या ये जुड़ गया है कि एडवाइजरी कमेटी की अब आप बात कर रहे हैं, आदिवासियों के उत्थान की बात कर रहे हैं? देखिए नाज़नीन जी, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही समाज क्षेत्र में जब से काम तय किया है, कैसे समाज का सर्वांगीण विकास हो, इस बात के लिए काम करने वाली पार्टी, और उसके ध्येय में है कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में कैसे लिया जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य वाक्य है, वो वाक्य है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उदय करना। तो ये निश्चित रूप से आपने मुझसे पूछा था और निश्चित रूप से आपने ये सवाल किया था कि क्या अब क्या परिवर्तन आएंगे। निश्चित रूप से जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व आता है तो वो समीक्षा करता है, बातचीत करता है कि अभी तक हमारे कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं और उसके बाद आगे के टारगेट हम लोग तय करते हैं। और उसी कड़ी में आज सबका साथ सबका विकास को लेकर और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मध्य प्रदेश में जो जनजातीय क्षेत्र है, वो जनजातीय क्षेत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश में जितने राज्य, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि मध्य प्रदेश में जनजाति भाइयों बहनों की निवास करती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सदैव से उस क्षेत्र का कैसे विकास हो, वहां के जनजाति भाई बहन कैसे समृद्धशाली बने, इस बात के लिए काम किया है। और इसी कड़ी में जब आप देख रहे हैं कि ये बैठक क्यों हो रही है, ये बैठक निश्चित रूप से उसी चिंता को लेकर हो रही है और कैसे उनको समृद्धशाली बनाया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि आदिवासी बहुत जरूरी हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की आपने बात कही और उनके उत्थान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिंतित नजर आ रही है। लेकिन संदीप जी, ये चिंता सिर्फ आदिवासियों की है या आदिवासी वोटर्स की है? क्योंकि अगर हम देखें, पहले जम्बूरी मैदान में ही नरेंद्र मोदी आते हैं, उसके बाद अब अमित शाह आते हैं और मिशन गुजरात को लेकर भी, आदिवासी वोट बैंक साधने को लेकर भी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस दिख रहा है। वहां पर जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, योजना भी कहीं अगर देखा जाए तो उसकी सौगात भी मिल रही है। तो ये माना जाए कि आदिवासी वोटर्स सिर्फ मध्य प्रदेश की ही अगर हम राजनीति की बात करें जरूरी नहीं है, बल्कि आदिवासी वोटर्स का साथ आना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है अगर वो सत्ता को बरकरार रखना चाहती है। देखिए नाज़रीन जी, जो आपने बात कही कि आदिवासी हित और आदिवासी वोट, जी, राजनीतिक दल कोई भी हो वोट चाहता है वर्ग के, स्वाभाविक सी बात है। आपको वोट पाने के लिए उसके हित की बात करनी पड़ेगी, उसके विकास की बात करनी पड़ेगी। आप ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की अगर हम राजनीति को देखते हैं तो नाज़रीन जी 2003 से चुनावी नतीजे अगर हम देखते हैं तो हर चुनाव में 15 से 20 सीटें बीजेपी की लगातार कम हुई हैं। पिछले चुनाव में जो हमने चीज देखी वो सबसे बड़ी ये थी कि आदिवासी जो सीट्स थी 47 में से आपके पास सिर्फ 16 रह गए, 16 रही। तो आप ये मान के चलिए जो 15 सीटें थी जो मैं बात कर रहा हूं कि पिछले 3 चुनाव से लगातार कम होती जा रही हैं।
अगर मान लीजिए इस बार भी जो आने वाले 23 का चुनाव है उसमें भी 15 कम हो गई, क्योंकि आपने 24 तो दल बदल करा लिया था, तो कहां आप खड़े होंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल की यह चिंता है कि वो वोट बैंक जो उसके पास कभी था वो यथावत बना रहे। और इसी का नतीजा है कि पिछले 7 माह में 3 बड़े दौरे हुए हैं, जिसमें 2 हैं अमित शाह जी के और 1 है प्रधानमंत्री का दौरा। सिर्फ ये दौरा मध्य प्रदेश के मायने नहीं रखता नाज़रीन जी, इसका आसपास के राज्यों पे यूं कहें कि आप संदेश कहां से देंगे? जहां आबादी बहुत ज्यादा होगी, यहां 21% आबादी है, तो यहां का जो संदेश है वो पूरे देश पर असर करेगा। मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का दौरा यहां हो रहा है, आदिवासियों से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, और अब सरकार आदिवासी विधायकों या ट्राइबल के जरिए एक नई योजना पर, मुझे लगता है कि आने वाले 1.5 साल की रणनीति पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, ताकि उसका वोट बैंक कम ना हो और सत्ता बरकरार रहे। चलिए, बिल्कुल ये चिंता हो सकती है फिरोज साहब भारतीय जनता पार्टी की, पहले 16 सीटें आना, उसके बाद एक उपचुनाव 17 सीटों का हो जाना, लेकिन फिर भी एक बड़ा गैप दिख रहा है। और ऐसे में जब आप कहते हैं कि ये वर्ग आपके साथ है, आप इनके लिए खड़े हुए हैं, आपने इनके लिए पहले काम किया, लेकिन आगामी चुनाव के लिए क्या रोड मैप है कांग्रेस पार्टी का? क्या एजेंडा है कि आप आदिवासी वर्ग के लिए ऐसा क्या करेंगे जिससे वो आपकी पार्टी के प्रभाव में आए? देखिए, कमलनाथ जी ने बहुत सारे काम किए जब वो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने नेमावर का भी हत्याकांड हो तो उसमें भी वो स्वयं गए, पहुंचे, उन्होंने परिवार को राहत राशि दी कि उनको उसको थोड़ा सांत्वना मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी तो सीबीआई जांच भी नहीं करा पाई। जो 5 एक परिवार के लोगों की मौत हुई, हत्या हुई, वो जो थे उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है ये पुलिस के द्वारा कि गवाह बदल दो, ऐसा कर दो। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, अभी देखिए 2 मंत्रियों की बाइट सुनी मैंने, आपने दोनों मंत्री ये नहीं बता पाए कि किस एजेंडे पे बात करेंगे हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, नहीं बता पाए। सबका साथ, सबका विकास, सब घुमाने फिराने की बात है। आदिवासी बेचारा गरीब है, जंगल में रहता है, लेकिन आदिवासी मूर्ख नहीं है, वो भी अपनी चीजों को समझता है कि क्या है। ट्राइबल सब प्लान मोदी जी ने बंद कर दिया। महुआ ताड़ी जो थी वो हमारे जमाने में खरीदी जाती थी आदिवासियों की, जिससे उनकी आय का साधन बन जाता था। महुआ ताड़ी की जगह ये ठेकेदार की शराब बिकवा रहा है, उसकी महुआ ताड़ी भी इन्होंने बैन कर रखी है कि वो भी नहीं बिक सकती। उसके बाद शहरिया आदिवासियों की इन्होंने क्या हालत की कि विलुप्त हो रही है वो जनजाति। ये है ना WHO की रिपोर्ट है, अलीराजपुर को WHO ने बताया कि ये देश का सूडान, मतलब ये जो है भारत का सूडान है, ये यहाँ भुखमरी की ये स्थिति है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया। बताए तो मैं तो कहता रहा हूँ, इनको चैलेंज करता हूँ, 17 साल इनके और 8 साल मोदी जी के, 4 काम गिना दो तुम तो, 4 नहीं 2 गिनाओ, बस हमें 2 काम गिना दो कि आपने आदिवासियों के हक में ये काम किया और सरकारी कंपनी और बेचे दे रहे हैं और बेचारे आदिवासी का जो आरक्षण था पूछ लेती हूँ सनवर साहब, वैसे भी कांग्रेस कहती है कि जब आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो इवेंट ज्यादा नजर आता है, इवेंट ज्यादा नजर आता है, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आप आदिवासी वोट बैंक का एजेंडा सेट कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बता नहीं पा रहे कि आपने क्या सोचा है। देखिए नाज़रीन जी, मैं बताना चाहता हूं अपने विद्वान मित्र को कि 2003 के पहले झाबुआ और अलीराजपुर में जब हम गुजरात से अंदर आते थे तो गड्ढों से मध्य प्रदेश की पहचान होती थी। झाबुआ और अलीराजपुर के पास कनेक्टिविटी नहीं थी। आज आप रोडें देखिए झाबुआ और अलीराजपुर की, आज वहां पानी के इंतजाम देखिए, आज वहां स्वास्थ्य के इंतजाम देखिए। ये अमूलचूल परिवर्तन स्ट्रक्चर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का चेंज हुआ है। और जब आपके पास रोड, बिजली नहीं, फिर हमको बीच में बोलना आता है ना फिरोज भाई थोड़ा सा, इसलिए आप मैं तो आपने स्वास्थ्य की बात की। अरे हम तो बोले नहीं ना, झाबुआ का जिला अस्पताल आपने बनवाया क्या? हम तो बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे। कह रहे हैं स्वास्थ्य आपने बनाया, मैंने कमलनाथ जी ने अगस्ता हमारे हेलीकॉप्टर वाले कांड से बनाया, 76 नहीं कमलनाथ जी ने अपने घर से बनवाया। अगस्ता कांड हुआ था उनके भांजे का, उस पैसे से बनवाया। अरे भाई जनता का पैसा है और जनता के लिए खर्च होता है। आप क्यों कह रहे हैं? हम भी तो यही कह रहे हैं कि जनता का पैसा है, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? निकला है, आपको क्यों दर्द हो रहा है? हम तो बीच में नहीं बोले आपसे। आप सुनना चाहते हैं क्या? अब आप सुनना चाहते तो अरे आप तो मुद्दे की बात करो सनवर भाई, नाराज हो जाते हो। तो क्या आप इसमें बोल रही है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में की बैठक में क्या निर्णय लेने वाले आदिवासियों के लिए? सबसे पहले
रोड, बिजली, पानी के माध्यम से वहां के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की शुरुआत हुई। पैसा एक्ट के माध्यम से कैसे वहां के लोग समृद्धशाली बने, इस बात की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वन प्रबंधन जनजाति भाइयों और बहनों को के हाथ में दिया। वहां पर आपका राशन आपके द्वार और उस व्यापार को जनजाति भाइयों बहनों के हाथ में दिया। वो गाड़ियां जो उस राशन को लेकर जाएगी वो जनजाति भाई बहन लेकर जाएंगे। छात्रावासों की संख्या जब कम थी तो 2003 से ही भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट बिल्डिंगों को छात्रावास जनजाति भाइयों बहनों के बेटे बेटियों को के लिए बनाया और उन छात्रावासों का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। आप बताइए, आपने उनके गौरवशाली इतिहास को भुला दिया? आपने कभी याद किया टांटा मामा को? आपने कभी याद किया भगवान बिरसा मुंडा को? आपने कभी याद किया शंकर शाह को? आपने कभी याद किया रघुनाथ जी को? आपने कभी याद नहीं किया। आपने सिर्फ गांधी परिवार को याद किया। इस देश के अंदर फिरोज भाई, इस देश के अंदर 200 से ज्यादा संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं आपने सिर्फ एक परिवार के नाम पर रखी आपकी सरकारों ने। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लौटेंगे सनवर साहब, ठीक है, आपने कुछ काम गिनाए हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। संदीप जी, अगर देखा जाए जिन योजनाओं की बात हो रही है, जिस राशन की बात हो रही है, अगर थोड़े दिन पहले अभी जाकर देखें तो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होने की बात बीजेपी की तरफ से आई कि विधायक जो है वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे उन अधिकारियों का, भ्रष्टाचार को लेकर, जीरो टॉलरेंस को लेकर बात हुई थी। तो क्या आपको लग रहा है कि योजनाएं जरूर आती हैं, जब सरकार आती है तो योजनाएं भी आती हैं, बहुत तेजी के साथ आती है, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर कहीं ना कहीं चूक हो जाती है और शायद इसलिए बार बार हम बात करते हैं। सड़क, बिजली, पानी हर सरकार की जिम्मेदारी है, वो चाहे आदिवासी वर्ग के लिए करे, मिडिल क्लास के लिए करे, आम जन के लिए करे, युवाओं को रोजगार दे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उन योजनाओं के पूरे होने की जिम्मेदारी ये किसके कंधों पर डाली जाएगी? देखिए नाज़रीन जी, बिल्कुल बात आपने सही कही कि जनता के लिए लोक कल्याणकारी जो हम राज्य कहते हैं वो उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, उसीलिए चुना जाता है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सरकार की जिम्मेदारी है और संवैधानिक अधिकार भी है व्यक्ति का। जहां तक आपने कहा योजनाएं, मैं ये कहता हूं चाहे सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, योजनाएं दोनों सरकारों ने बनाई, लेकिन जैसी आपने बात कही वो जमीनी स्तर पर ईमानदारी से अगर हम बात करते हैं नाज़रीन जी, आदिवासी वर्ग की बात करते हैं, तो ये आत्मविश्लेषण का विषय है राजनीतिक दलों को और सत्ताओं को कि क्या वाकई में आदिवासियों की स्थिति बदली है। सड़क बन गई तो वो अधिकार था उनका और वो आप उसी के लिए आए थे। बिजली मिली तो वो आपकी जिम्मेदारी थी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। क्या उस आदिवासी की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया? वो आदिवासी वर्ग जो गांव के करीब है उसकी जिंदगी बदलते दिखती है, लेकिन जो दूरस्थ इलाके में है नाज़रीन जी, आज भी वो ये कहें हम कि लंगोटी धारी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज भी इसकी स्थिति वही है। मुझे याद आता है कि 1991-92 के आसपास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था। तब जगदलपुर में एक बहुत बड़ा डाइकेम ग्रुप का एक बहुत बड़ा सीमेंट प्लांट आया था। तब सुंदरलाल पटवा जी ने एक लाइन कही थी कि ये हाथी पांव वाला आदिवासी है जो बैठता तो सोने पे है लेकिन पहनता लंगोटी है। मुझे लगता है कि वो स्थितियां बहुत ज्यादा अब तक नहीं बदली हैं जी। तो फिर मध्य प्रदेश की सियासत में अभी चुनावी जो जिस तरीके से साल शुरू हो गए, कहा जा सकता है 17 महीने बाकी हैं फिरोज साहब, अभी ये जो दिख रही है कि आदिवासियों की अहमियत पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए है या वाकई आप चाहते हैं कि आदिवासियों की सूरत भी बदले, उनके लिए भी रोजगार के साधन बढ़े? देखिए नाज़रीन जी, आदिवासी सदैव से कांग्रेस के साथ रहा, वो ही उसने माना कि ये उसकी अपनी पार्टी है और इंदिरा जी के साथ वो उसका एक बहुत गहरा लगाव था। लेकिन सवाल ये है कि वो कुछ सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गया, लेकिन उसको मिला क्या हाथ में? कुछ नहीं। उसकी बेचारे की जो महुआ ताड़ी वो बेचा करता था वो तक उन्होंने शराब के ठेकेदारों को दे दी। वो महुआ बीनते थे नाज़रीन जी। ताड़ी जो है आदिवासी, ये जो पूरा इलाका है धार झाबुआ का, यहाँ ताड़ी होती है, ताड़ी को वो मटका लटका देते हैं एक पेड़ पे और मटके से ताड़ी इकट्ठा करके और उसको बेचा करते थे। और जो सरकारी गोदाम में लाते थे, महुए को सरकारी गोदाम में लाते थे, 2 पैसे उस आदिवासी को मिल जाते थे दिन भर के। वो उस बेचारे से ही वो भी छिना लिया इस भारत मामा की सरकार ने।
ये ट्राइबल सब प्लान बंद कर दिया कि 30% आपका पैसा पार्टी का में अभी से आता क्या रोड मैप है? आप इसे वापस देंगे या इससे आगे भी उनके लिए कुछ बिल्कुल। सोचेंगे कि वो ताड़ी और इस मटके की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ रोजगार के साधन भी उपलब्ध करा सके? ऐसा कुछ आप कांग्रेस सोच रही है? दूसरी बात, दूसरा सवाल भी सुन लीजिए फिरोज साहब। दूसरा सवाल ये कि आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि 2018 में क्या हुआ था, आपका कनेक्शन इंदिरा गांधी के समय से चला आ रहा है, या मौजूदा आपका जो नेतृत्व है वो भी जाकर कनेक्शन बिठा पा रहा है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि चेहरे की एक कमी है आपकी पार्टी में भी। देखिए, हम चेहरे की कमी भारतीय जनता पार्टी में, उनको नहीं पता कि वो 2023 का चुनाव किसके चेहरे पे लड़ेंगे। हमको पता है कि हम कमलनाथ जी के चेहरे पे लड़ेंगे। तो कमलनाथ जी आदिवासियों के लिए जी उन्होंने जो काम किया, महुआ ताड़ी में इसलिए बोल रहा हूं कि जंगल में क्या होता है, महुआ होता है, ताड़ी होती है, वो बेचारा उसको बेच लेता था और 2 पैसे कमा लेता था बेचारा आदिवासी। उसको भी वही फिरोज साहब वो भी चाहते हैं जंगल से बाहर आना, वो भी चाहते हैं आधुनिक युग में जीना, वो भी चाहते हैं अच्छी जिंदगी। कब तक आप उन्हें जंगल में रखना चाहेंगे? अच्छी बात है, जंगलों की डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, जंगलों की बात आप कर रहे हैं। आप एक बात बताइए मुझे, जो लोग हजारों सालों से जंगलों में रह रहे थे, 70 साल में ये हुआ कांग्रेस की नीतियों में कि आज आदिवासी भाई कलेक्टर है, एसपी है, बड़े बड़े पोस्टों पे है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उसकी जगह है। तो ऐसा नहीं है, बदलाव हुआ है। आज उसकी जो चौथी पीढ़ी है वो सब मोबाइल रखती है, उसमें जो साक्षरता दर है वो 70-80% से ऊपर है। बहुत फर्क आया है उनकी भी जिंदगी में। लेकिन जो हजारों सालों से पिछड़े रह गए उनको बदलने में एक युग तो लगेगा जब वो बिल्कुल मुख्य धारा में, लेकिन अब आदिवासी मुख्य धारा में जुड़ रहा है, वो भी अपने अधिकारों को समझता है, रोड पे आके प्रदर्शन करता है, अपनी बात को कहता है। तो ये फर्क आ रहा है लोगों में। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच, ये तो कंपनी है बेच रहे हैं। जहां जिस एयर इंडिया में आदिवासी को बेचारे को आरक्षण मिलता था, वो एयर इंडिया ही बेच दी इन्होंने। लो हटाओ, ना आरक्षण, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो कांग्रेस जो है सदैव आदिवासियों के साथ जुड़ी रही। हमारा समाजवाद का जो नारा है कि हम समाजवादी समाज की लोकतंत्र के माध्यम से स्थापना, तो उसमें जब तक दलित और आदिवासी को हम नहीं जोड़ेंगे, हमारा ये लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आदिवासी हमारे साथ था इस चुनाव में। तो अब जो 16-17 मिली थी वो भी नहीं मिलेंगी अब इनको तो आदमी नहीं मिला हुआ जोबट में चुनाव लड़ाने के लिए। तो हमारी पार्टी से एक प्रत्याशी लेके गए। ये बात बहुत वक्त से कांग्रेस कह रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अगर ट्रिक भी बीजेपी कर रही है कि जब उनके पास आदमी नहीं होता तो वो दाएं बाएं भेजने के बाद आपकी पार्टी से भी आदमी ले जाते हैं? आप रोकने के लिए कुछ कर पा रहे हैं? नहीं, ये तो सवाल है ना कि ये भारतीय जनता पार्टी एक कांग्रेस में ही नहीं, ये तो सारी देश में ही ले जा रहा है। इनके यहाँ तो हालत ये हो गई, ये भानुमति का कुनबा बन गए हैं। ये जो ओरिजिनल थे वो तो सब घरों में बैठे दरी बिछा रहे, और जो दूसरी पार्टी से आए थे वो आज आजकल मंत्री बने हुए। कौन सा दल है इनका? चलिए, बावजूद इसके संवर साहब काफी खुश लग रहे हैं, वो दूसरी पार्टी के लोगों को लाने के बाद भी उनके चेहरे पे मुस्कान है। लेकिन सवाल आदिवासियों का है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का है। ऐसे में कई सवाल जो है वो फिरोज साहब ने खड़े किए हैं। संवर साहब जवाब चाहिए जी। नाज़नीन जी सवाल किया कि कोई 5 चीजें बताएं कांग्रेस आज बात करके वही पूछा है उनसे, वही पूछा है जी। बोलिए। मुझे तो आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है कि हमारे कांग्रेस के नेताओं में इतना दम आता कहां से। वो इंदिरा गांधी जी की बात करते, 404 सीटें होती थी भाई, 44 पे आ गई, फिर भी इतना दम, इतना घमंड। अरे सिंधिया जी ने कहा मैं रोड पर उतर जाऊंगा, बोलो उतर जाइए। कहां से आता है इतना घमंड? वो उतर गए रोड पर। आज भी सचिन बिरला जी गए, इनको फिक्र नहीं उस बात की, इनको फिक्र नहीं है उस बात की कि हम अपने कुनबे को संभालें। अजय सिंह राहुल भैया कहते हैं मुझे काम दीजिए मंच से, इनको फिक्र नहीं है कि उनसे बात करें। अरुण यादव जी कहते हैं खेती मैं बोता हूं, काटता कोई है, इनको फिक्र नहीं है। कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। आपके पास जवाब ही नहीं है कि आप ट्राइबल काउंसिल में क्या करोगे। 15 माह में, अरे ट्राइबल काउंसिल की बैठक में कांग्रेस भोजन करने के लिए बुलाइए जनजाति भाइयों बहनों के लिए 15 रुपए का काम नहीं किया। अरे 15 महीने में 15 बार भी आपने भोपाल छोड़कर बाहर नहीं निकले। आपने अपने वचन पत्र का
एक भी वचन पूरा नहीं किया। अरे गजब। चलिए ठीक है, बहुत वक्त है अभी हंसने मुस्कुराने का, आदिवासियों पर बात करने का, लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी की तैयारी की, कई राज्यों में अगर हम देखें सत्ता का फैसला करने वाले आदिवासी समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ग्रैब करने की कोशिश कर रही है, उसे अपने साथ लाने की जद्दोजहद अभी से उसने शुरू कर दी है। और जाहिर सी बात है कि तैयारी अगर अभी से शुरू की जाएगी तो उसके रिजल्ट अच्छे आने की संभावना है। क्या आपको लग रहा है कि आरएसएस की हम बात करें, संगठन में कसावट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी से लेकर काफी फोकस दिख रही है? देखिए नाज़रीन जी, हम अगर किसी भी खेल की बात करें तो फील्ड के बाहर जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, फील्ड के बाहर रह के वो खेल की तैयारी करता है, मैदान में उसका प्रदर्शन उतना ही बेहतर होता है। इसे हमें इस तरह से लेना होगा कि कांग्रेस की, मैं ये नहीं कहता, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक उसका रहा है, लेकिन आज क्यों नहीं है, ये कांग्रेस के लिए विश्लेषण का, आत्ममंथन का विषय है। मैं ये मानता हूं कि जिस रणनीति के हिसाब से बीजेपी बढ़ती है उस मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। आप देखिए 3 बड़े नेताओं के दौरे हुए, आरएसएस उस दिशा में काम कर रहा है, संगठन उस दिशा में काम कर रहा है, इन चीजों का चुनाव में लाभ मिलता है और कांग्रेस मुझे लगता है कई बार इसी मामले में पिछड़ जाती है। चलिए देखते हैं कि कांग्रेस पिछड़ेगी या फिर दमदारी के साथ वापसी करेगी। फिलहाल सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर बढ़ाने के साथ ही चेहरे की कमी से जूझती हुई नजर आ रही है, लेकिन तैयारी पूरी दिखा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस टक्कर देती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।